हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये था फर्स्ट केस। मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन गिवन हो तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये था फर्स्ट केस और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड केस, है ना। और सेकेंड केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन हो, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन हो तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए, इजी टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इजी टॉपिक है बोल के आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हैं? तो देखिए, आज का क्लास है, आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे अगर रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन हो तो। समझ रहे? इसका दो केस है। पहला केस है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म दिया रहेगा उस रिएक्शन मैकेनिज्म में आइदर फास्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, नहीं तो सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप होगा। तो प्रोसेस अलग अलग है। अगर फास्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा तो अलग प्रोसेस होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। अगर सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का प्रोसेस अलग होता है। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस क्या पढ़ेंगे हम लोग, इफ फास्ट स्टेप इज स्लो स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो, मैं समझाता हूँ पहले आपको एक, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको करिएगा, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो लास्ट में हम लोग जितना भी PYQ है जब करेंगे तब ये सारा कॉन्सेप्ट का क्या आएगा, क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, है ना। और अपने तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए, 2P गिव्स R, ये क्या है, एक रिएक्शन है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है। पहले P क्या कर रहा है, ये M बना रहा है, फिर M क्या कर रहा है, P के साथ मिलके R बना रहा है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो 2P यूज हो रहा है, तो बोल रहा है 2P गिव्स R। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग जब देख रहे हैं तब 2P मतलब P और R के अलावा भी कुछ देखने को मिल रहा है जो कि है M। और इस रिएक्शन में P क्या है, रिएक्टेंट, R क्या है, प्रोडक्ट। और रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछने की कोशिश करेंगे कि सर इंटरमीडिएट क्या है। कई सारे बच्चों को पता होगा, कई सारे बच्चों को पता नहीं होगा, है ना। तो इंटरमीडिएट वो होता है जो ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्मेशन होता है और ड्यूरिंग रिएक्शन ही खत्म हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं? ड्यूरिंग रिएक्शन जो फॉर्मेशन होता है, जो भी फॉर्मेशन होता है, और ड्यूरिंग रिएक्शन ही रिएक्शन के ख़त्म होते होते वो क्या हो चुका होता है, फिनिश हो चुका होता है, कंज्यूम हो चुका होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूँ, ड्यूरिंग रिएक्शन जो फॉर्मेशन होता है और ड्यूरिंग रिएक्शन ही क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं? और रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हो तो इंटरमीडिएट को पहचानना बहुत आसान है। देखिए, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2P गिव्स R, मतलब P क्या है, रिएक्टेंट, R क्या है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो दिख रहा है वो है इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में P गिवन है, R गिवन है, मतलब P भी है, R भी है, और P R के अलावा क्या दिख रहा है, M। P और R तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली, लेकिन M क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट है। समझ रहे हैं? और मैं आप लोगों को बताया था जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होता है, एलिमेंटरी स्टेप होता है, सिंगल स्टेप, सिंगल रिएक्शन स्टेप होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं? और मतलब इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उस रिएक्शन मैकेनिज्म का हर एक स्टेप क्या है, एक एलिमेंटरी स्टेप होते हैं। समझ रहे हैं? बोल रहा है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करिए।
समझ रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में लिख दिया है यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप। और हम लोगों को पता है रिएक्शन मैकेनिज्म का हर एक स्टेप क्या है, एक एक एलिमेंट्री स्टेप है। समझ रहे हैं, बोल रहा है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करिए। और यही था पहला केस हम लोगों का कि फर्स्ट स्टेप अगर स्लो स्टेप हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको सॉल्व करके, है ना। आप लोग क्या करिएगा, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप हो या सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप हो, आप लोग क्या करिएगा, पहले स्लो स्टेप का रेट लॉ इक्वेशन लिखिएगा। पहला काम क्या करना, राइट रेट लॉ इक्वेशन फॉर स्लो स्टेप, स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखिएगा। यहाँ पे स्लो स्टेप क्या है, ये वाला फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप है। तो इसका रेट लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था मैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर, जो पावर आता है n जो लिखा रहता है, पावर के बदले क्या आता है, उस रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही हम लोग पावर में यूज करते हैं रेट लॉ में इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। जिनको याद है बहुत अच्छा है, नहीं तो जा करके आप लोग देखिए रेट लॉ वाला मेरा जो लेक्चर है ना। तो देखिए, तो R इक्वल टू के लिखेंगे और फर्स्ट स्टेप क्या है, ये है, तो रिएक्टेंट कौन है, P टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, P का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो P टू द पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 1। ये हो गया स्लो स्टेप का, मतलब फर्स्ट स्टेप का क्या है, रेट लॉ। इस स्लो स्टेप का जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ का जो पावर होगा, पावर का सम होगा, जो ऑर्डर इस स्लो स्टेप में जो रेट लॉ से ऑर्डर निकल रहा होगा वही होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझ रहे हैं, ये है स्लो स्टेप का रेट लॉ। इस रेट लॉ को अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर कितना है, 1, पावर को ही ऑर्डर लेते हैं, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया 1। स्लो स्टेप का जो ऑर्डर होता है वही होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन केस ऑफ, अगर फर्स्ट स्टेप अगर स्लो स्टेप हो या स्लो स्टेप हो तो। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो एक रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है ना। थोड़ा सा गर्दन में मोच आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा एनर्जेटिकली पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई पूरा सही पढ़ा जा रहा है आपको, थोड़ा सा भी गलत नहीं पढ़ा जा रहा है, पूरा सही पढ़ा जा रहा है ना। तो थोड़ा सा एनर्जी में कम है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल सही पढ़ा जा रहा है ना। तो देखिए, रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, और उस रिएक्शन मैकेनिज्म में बोल रहा है इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। तब कैसे निकालेंगे, उस फर्स्ट स्टेप का, स्लो स्टेप का हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ निकालेंगे। उस रेट लॉ में जो ऑर्डर आ रहा है, उस स्लो स्टेप का जो ऑर्डर निकल करके आ रहा है, उस स्लो स्टेप का ही ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट में लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्मेशन होते हैं और ड्यूरिंग रिएक्शन ही कंज्यूम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं, जो रिएक्शन के दौरान ही फॉर्मेशन होते हैं और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और रिएक्शन मैकेनिज्म को देख करके तो और भी आसान है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है रिएक्शन में और मैकेनिज्म में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो भी दिख रहा है वो है इंटरमीडिएट। जैसे यहाँ पे एम है इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं, देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को बेस करके फर्स्ट केस का यहाँ पे क्या किया, मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ, आप लोग सॉल्व करिए पहले, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। हो गया, हाँ देखिए, एक रिएक्शन दिया है 2NO + 3/2O2 गिव्स N2O5। मैकेनिज्म दिया है, पहले NO और NO के साथ कोलाइड करके बना रहा है N2O2। ये है स्लो स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है ना, तो फर्स्ट के सप्लाई होगा ना, बिल्कुल। फिर N2O2 3/2O2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, N2O5। और ये सेकेंड स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्लो स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप का ही रेट लो लिखते हैं हम लोग, और वहाँ से जो ऑर्डर निकल करके आता है वो स्लो स्टेप का ही ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे मैकेनिज्म का हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है। और हम लोग को एक चीज़ पता होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मोलिकुलरिटी होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे रेट लो लिखने का जरूरत भी नहीं है ना। स्लो स्टेप का रिएक्टेंट कौन कौन है, 2 NO, एक NO ये है, एक NO ये है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। बोल रहा है राइट रेट लो इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसका जो रेट लो होता है ना, जो स्लो स्टेप का रेट लो होता है वही रेट लो होता है ओवरऑल ऑर्डर का, ओवरऑल रिएक्शन का। समझ रहे हैं? तो क्या आएगा, R = स्लो स्टेप क्या है, K कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इस फास्ट स्टेप का मतलब स्लो स्टेप का रेट लो होता है वही होता है रेट लो रिएक्शन का। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो फास्ट स्टेप आप लोग मतलब फास्ट केस आप लोग अगर स्लो स्टेप पहला जो स्टेप होता है वो अगर स्लो स्टेप होता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आप लोगों को पता लग गया होगा। अभी देखिए, इफ सेकेंड स्टेप इज ए स्लो स्टेप, अगर स्लो स्टेप सेकेंड स्टेप हुआ तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, फिर ये 2 क्वेश्चन है आप लोग करिएगा, है ना। A + B गिव्स C, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है यहाँ पे। अगर आप लोग एक याद रखिएगा यहाँ पे, अगर सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है तो पहला स्टेप ऑलवेज क्या दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया रहेगा। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, अगर सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है तो पहला स्टेप ऑलवेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया रहेगा, है ना। और उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तब जाके हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है जो कि फास्ट स्टेप है ना, जल्दी जल्दी होता है। ए दिया है गिव्स टू बी, और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और सेकेंड स्टेप में क्या है, 2p + b गिव्स c। ए बना रहा है 2p और 2p b के साथ मिलके बना रहा है c। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं पूछूं इंटरमीडिएट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी सी के अलावा जो भी रिएक्शन में है वो है इंटरमीडिएट। ए है, बी है, सी है, और उसके अलावा यहाँ पे है p, 2p, ये क्या है, इंटरमीडिएट, है ना। बोल रहा है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप अगर नहीं लिखा होगा तब कैसे करेंगे। नहीं, तब हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो लिखा रहेगा कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट स्टेप है। समझ रहे हैं? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम स्लो स्टेप का रेट लो लिखेंगे, ये वाला केस हो या ये वाला केस हो। पहला काम है हम लोग स्लो स्टेप का रेट लो लिखेंगे। तो इसका रेट लो लिखते हैं, R = K, रिएक्टेंट कौन है, P का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री स्टेप है तो P का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो P की टू द पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2। फिर रिएक्टेंट कौन है, B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। तो ये हो गया रेट लो एक्सप्रेशन या रेट लो इक्वेशन स्लो स्टेप का। इसको दे दिया हमें इक्वेशन 1 नाम। समझ रहे, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। तो यहां पे देखिए P क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इस रेट लो में जो कि स्लो स्टेप का है यहां पे इंटरमीडिएट आ चुका है, क्योंकि P यहां पे इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट बिल्कुल आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बन चुका है, तो सेकेंड स्टेप में तो बिल्कुल आएगा वो। समझ रहे हैं? अगर फर्स्ट स्टेप में ये बन चुका है इंटरमीडिएट तो सेकेंड स्टेप में वो आएगा ही आएगा इंटरमीडिएट,
समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग सेकेंड स्टेप का, अगर सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप का हम लोग लिखें रेट लो, तो वहां पे इंटरमीडिएट आएगा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो बन चुका है इंटरमीडिएट। आशा करता हूं समझ गए होंगे, है ना। और जो रेट लो लिखते हैं ना, रेट लो में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता है, रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आता है, समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरमीडिएट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2, इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग कहां से, ये पहला स्टेप से, इक्विलिब्रियम स्टेप से। समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोग पहला स्टेप से क्या करेंगे, इंटरमीडिएट का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हैं? तो देखिए के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, बी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे P का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है, 2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, तो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ए की टू द पावर 1। तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2, मतलब इंटरमीडिएट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट का वैल्यू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है कि नहीं। तो P टू द पावर 2 क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर इनटू ए। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया इंटरमीडिएट का वैल्यू। तो इंटरमीडिएट का वैल्यू मतलब इक्वेशन 2 को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इंटरमीडिएट की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिख दिया मैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या निकलेगा, R इक्वल टू के है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर 2 का वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू ए, और ए के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1 है। तो इंटरमीडिएट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग। फिर b की टू द पावर 1, b की टू द पावर 1, ये हो गया करेक्ट रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन। क्यों, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट की वैल्यू पुट कर चुके हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है था, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के टर्म में आ गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट रेट लॉ इक्वेशन। ये जो करेक्ट रेट लॉ इक्वेशन है, यहां पे जो यहां से जो ऑर्डर निकल करके आएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। समझ रहे हैं? तो यहां का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 + 1 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर। यही पूछा था, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, A + B गिव्स C, ये एक रिएक्शन दिया था, इसका मैकेनिज्म दिया था, बोल रहा था A + B गिव्स C का इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालो। तो ये जो ऑर्डर आया 2 1 + 1 करके इस रेट लॉ से, ये क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है। तो निकल गया हम लोगों का आंसर 2। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो अगर सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है तो क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप अगर स्लो स्टेप होता है तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। हम लोग क्या करते हैं, स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते हैं और उस रेट लॉ में इंटरमीडिएट आता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो बन चुका होता है। फिर इंटरमीडिएट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में, पहला स्टेप से इक्विलिब्रियम रिएक्शन से। फिर इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं उस रेट लॉ में, समझ रहे हैं। तब जो वैल्यू निकल करके आता है ऑर्डर का, वो होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ये जो रेट लॉ निकल करके आता है, ये है करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग अगर कर लिए तो आप लोग सीख गए करके मान लेंगे, है ना। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करिए, पहले ये सॉल्व करिए, फिर मैं बता दूंगा।
है ना, हो गया। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, मैकेनिज्म दिया हुआ है। N2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2O, बोल रहा है स्लो स्टेप, मतलब पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। और फिर ये N2O प्लस हाफ O2 2NO बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पहला स्टेप स्लो स्टेप है। तो कौन सा केस है, पहला केस। कैसे निकालेंगे, मोलिकुलरिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हर एक स्टेप क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 1 प्लस हाफ क्या है, 3/2, तो सी हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं है। अभी देखो यहाँ पे 3O2 गिव्स 2O3, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। N2 और O2 देखिए, ये N2O2 है ना, और O2 ये रिएक्टेंट है। 2NO NO क्या है, प्रोडक्ट है। उसके बदले, उसके अलावा क्या है यहाँ पे, N2, ये क्या है, इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं? फिर देखिए O2 दे रहा है 2O, O2 ब्रेक होके बना रहा है 2O, मॉलिक्यूल ब्रेक होके एटम के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। ये है पहला स्टेप, और ये एक फर्स्ट स्टेप है। समझ रहे हैं? और इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्लियरली दिख रहा है। फिर ये 2O जो बना है, ये 2O2 के साथ मिलके क्या दे रहा है, 2O3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3O2 गिव्स 2O3। एक O2 ये है, एक 2O2 ये है, तो 3O2 यूज हो रहा है रिएक्शन में, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे 3O2 गिव्स 2O3। समझ रहे हैं? लेकिन उसके अलावा क्या है यहाँ पे, 2O, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है नहीं, प्रोडक्ट है नहीं, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ होगा, और ड्यूरिंग रिएक्शन ही कंज्यूम हो गया होगा, हो चुका होगा। समझ रहे हैं? तो बोल रहे हैं फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए। क्या करेंगे, यहाँ पे स्लो स्टेप सेकेंड स्टेप है, तो स्लो स्टेप का हम लोग क्या करेंगे, रेट लो लिखेंगे, इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्यों, ये एक क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, O2 है ना, टू द पावर 2। क्यों, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2 का कितना है, 2, तो O2 का पावर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 2। यहां पे O क्या है, O क्या है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कहाँ से, पहला स्टेप से, इक्विलिब्रियम रिएक्शन से। कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट O है टू द पावर 2, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, O2। O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। समझ रहे हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग O की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 यहाँ पे लिखा है, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O टू द पावर 2 का वैल्यू क्या है, ये है। और पहले से क्या था, O2। समझ रहे हैं ना? इसका वैल्यू का हम लोग पुट किए यहाँ पे, तो क्या आया निकल करके ऑर्डर, 2 + 1 दिख रहा है। तो ये जो आया, ये करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है, ये करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन है। और इस करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो ऑर्डर निकल करके आएगा, जो सम ऑफ पावर आएगा, वही होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द
रिएक्शन, तो इसका क्या है 2 + 1 3 है, और यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट है नहीं है, O2 O2 है, दोनों रिएक्टेंट, और O2 क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की टर्म में आ गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो ये करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और इसका ऑर्डर क्या है 3, 2 + 1 3, समझ रहे हैं, तो वो 3 क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो डी हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ दिख रहा होगा, समझ रहे हैं, नोट करिए। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स इज रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन हो तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग सीख लिए। टोटल 2 केस था और रिपीट करने का जरूरत नहीं है, आप लोग लेक्चर अगर ठीक से देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, और ये जो केस 3 था, अगर हाफ लाइफ पीरियड गिवन हो तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊँगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ाऊँगा, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पढ़ाऊँगा, फिर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर फास्ट ऑर्डर का हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे, और जीरो और फास्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फास्ट ऑर्डर यही सिलेबस में है। ISC बोर्ड हो, CHSC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ये तीनों बोर्ड का क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ही सिलेबस में है, और सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी है मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत जब हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, आसान है। तब जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते समय हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लेंगे, तो हाफ लाइफ पीरियड के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया आ चुका होगा, हाफ लाइफ पीरियड क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। तब हम लोग ये थर्ड केस पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, है ना। तो है बहुत सारा काम है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड केस को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।